हाँ करके स्टार्ट कर देंगे। हाँ, आवाज क्लियर आ रही ना? हाँ क्लियर आवाज आ रही है आपकी। चलो जी, हम स्टार्ट करते हैं। आदरणीय मानव सम्मान के योग्य मेरे समाज के सभी बंधुजनों, नारी शक्ति, मातृशक्ति, नौजवान साथियों, प्यारे दोस्तों और प्यारे बच्चों, सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। मैं सतीश कुमार फ्रॉम बड़ा डिस्ट्रिक्ट करनाल, स्टेट हरियाणा, एंड माय क्वालिफिकेशन इज एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी स्टैटिस्टिक्स, डीएड, बीएड और एमएड। और आज का जो हमारा सेशन है, जो आज का हमारा टॉपिक है, वो एजुकेशन के ऊपर रहेगा। लेकिन सबसे पहले आज मैं आपको, आप सभी को, तो टीचर डे, क्योंकि 5 सितंबर सितंबर है, 5 सितंबर को टीचर डे मनाया जाता है, इसलिए मैं आप सभी को टीचर डे की तरफ से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और मैं 2 मिनट आपको ये बताना चाहता हूं कि टीचर डे किसकी उसमें जन्मदिन पर मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है। उसके बाद फिर हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ये जो टीचर डे है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुतानी गांव में हुआ था। और इनके पिता का नाम वीरास्वामी था। इनके पिता का नाम वीरास्वामी था। और इनकी माता जी का नाम सीतम्मा था, लेकिन ये जाति से ब्राह्मण थे। और ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं। भारत सरकार ने सन 1954 में इसको भारत रत्न से सम्मानित किया था। और ये एक अच्छे टीचर, अच्छे समाजसेवी, अच्छे फिलोसफर और अच्छे राजनीतिज्ञ थे। इसलिए इनके जन्मदिन को टीचर डे, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। करते हैं सर स्टार्ट, जो जो भी हमने बोलना है। जी जी शुरू कर दो। हाँ, देखो जी, आज का हमारा टॉपिक एजुकेशन के ऊपर है, शिक्षा के ऊपर। शिक्षा का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास स्ट्रीम होती है, स्ट्रीम इन द सेंस, भाई आपके पास आर्ट है, कॉमर्स है या साइंस है, ठीक है, किस फील्ड में क्या स्कोप है, किसका क्या स्कोप है, ठीक है। क्योंकि जैसे एक मकान होता है ना, मकान मकान का सारा बेस उसकी नींव होती है। इसी प्रकार एक बच्चे का सारा भविष्य उसके स्ट्रीम के ऊपर डिपेंड है कि वो आर्ट का है तो किस फील्ड में उसके स्कोप है, वो क्या क्या कर सकता है, कॉमर्स का तो किस फील्ड में है, अगर कोई बच्चा साइंस का बच्चा तो किस फील्ड में क्या कर सकता है, आईटीआई का बच्चा तो क्या है, पॉलिटेक्निकल किया है तो उसने वो किस फील्ड में जा सकता है, और अगर बच्चे ने बीटेक की है तो किस फील्ड में जा सकता है। आज सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बच्चे होते हैं ना, जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, वो 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप के बच्चे होते हैं। एक बच्चे वो होते हैं जो बिल्कुल टैलेंटेड होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं, बिल्कुल प्रतिभावान बच्चे होते हैं। वो जिनको हम गॉड गिफ्टेड भी कहते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, लड़कियां होती है ना, वो गॉड गिफ्टेड होती है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं, लड़के भी गॉड गिफ्टेड होते हैं, ठीक है। दूसरे टाइप के बच्चे, वो बच्चे जो मीडियम होते हैं। और तीसरे टाइप के बच्चे वो है, जैसे उन बच्चे वो पढ़ाई को इतना टाइम नहीं देते। मानो उन्होंने सपोज करो 10th कर रही, 10th के बाद वो एजुकेशन के लाइन में नहीं जाना चाहते, आगे नहीं पढ़ना चाहते, अपना कुछ रोजगार वगैरह करना चाहते हैं। तीसरे टाइप के बच्चे वो है। आज हम सबसे पहले जो थर्ड टाइप के बच्चे हैं, जो केवल जिन्होंने 10th की है, 10th के बाद वो बच्चे आगे एजुकेशन को अपना टाइम नहीं देना चाहते, यानी कि वो पढ़ना नहीं चाहते, वो अपना हाथ का रोजगार करना चाहते हैं। हम सबसे पहले उन जो तीसरे टाइप के बच्चे हैं, जो लो बोल देते हैं जिन बच्चों को, उनके बारे में बातें करेंगे। फिर हम इस टाइप से एक एक करके सभी के बारे में बातें करेंगे। अब हम बात करते हैं जो 10th के बाद वो बच्चे जो पढ़ाई में बिल्कुल मीडियम है, यानी कि वो 10th के बाद आगे नहीं पढ़ना चाहते, और वो बच्चे क्या है, वो अपना हाथ का रोजगार, कोई दिहाड़ी दप्पा करना चाहता है, ठीक है, अपना हाथ का रोजगार करना चाहता है। उनका फील्ड, उनका एजुकेशन में इंटरेस्ट ही नहीं, वो आगे पढ़ना ही नहीं चाहते, तो का रोजगार करना चाहते हो। कहते हैं कि ना, जिसके पास हाथ का रोजगार है वो बच्चा कभी मार नहीं खाता। तो उन बच्चों के लिए सबसे पहला ऑप्शन है आईटीआई। आईटीआई को बोलते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि औद्योगिक प्रशिक्षण स्थान। वो बच्चे जो 10वीं के बाद आईटीआई करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल से करो, चाहे मैकेनिकल से करो, चाहे प्लम्बर से करो। और ऐसे ही हमारी बच्चियां, हमारी गुड़िया हैं, अगर वो भी, उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो बुटीक का काम कर सकते हैं, सिलाई कढ़ाई का कर सकते हैं, बेसिक कॉस्मेटोलॉजी होते हैं जिसको हम ब्यूटी पार्लर बोलते हैं, वो कर सकते हैं। या कोपा होता है, कोपा मीन्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ये कर सकते हैं वो बच्चे।
और ये करने के बाद क्या होता है, जैसे बच्चा ये क्या होता है, ये अलग अलग आईटीआई कोई 1 साल का है, कोई 2 साल का होता है। इनको करने के बाद बच्चा क्या होता है, उनकी मान किसी कंपनी में अप्रेंटिसशिप लग जाती है, उनको जो भी है कंपनी वाले देते हैं, वो अपना हाथ का रोजगार है वो कर सकते हैं। इसी लाइन में अगर बच्चे ये सोचते हैं कि चलो मैंने आईटीआई तो कर ली, मेरा थोड़ा इतना इंटरेस्ट है कि मैं इसमें आईटीआई में इंस्ट्रक्टर लग जाऊं, टीचर लग जाऊं, तो आईटीआई में टीचर लगने के लिए जैसे स्कूल में टीचर लगने के लिए बीएड कंपलसरी होती है, इसी टाइप से आईटीआई में टीचर लगने के लिए एक सीटीआई होती है। सीटीआई की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर इंस्ट्रक्टर। और ये जो कोर्सेज होते हैं हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया, चाहे प्लम्बर का है चाहे इलेक्ट्रिशियन का, ये दो उससे होते हैं, एक तो एससीवीटी, एक होता है एनसीवीटी। एससीवीटी होते हैं स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। यानी कि अब ये क्या होता था, ये केवल स्टेट स्टेट में चलती थी, नेशनल लेवल पर नहीं चलती थी। अब 2020 के बाद 2020 के बाद गवर्नमेंट ने सभी कोर्सेज को एनसीवीटी से अप्रूव कर दिया। अब अगर कोई बच्चा सीटीआई करेगा तो वो आईटीआई में इंस्ट्रक्टर लग सकता है। अगर हमारा कोई बच्ची ऐसी है जिन्होंने आईटीआई भी कर रखी है और सीटीआई भी कर रखी है, अगर उसने ग्रेजुएशन भी कर रखी है, ग्रेजुएशन भी कर रखी है, तो उस स्कूल में आजकल ब्यूटी पार्लर का इसकी पोस्टें होती है, वो स्कूल में भी टीचर लग सकती है, लेकिन उसके लिए कंडीशन होती है कि उसने आईटीआई प्लस सीटीआई प्लस उसके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और इसके बाद हमारे पास क्या होता है, डिप्लोमा। डिप्लोमा मीन्स पॉलिटेक्निकल, जैसे हम पॉलिटेक्निकल करते हैं, ये भी 10th बेस पे ही होता है पॉलिटेक्निकल। पॉलिटेक्निकल में जैसे हम करते हैं, चाहे वो सिविल से है, चाहे मैकेनिकल से है, चाहे कंप्यूटर से है, इसके लिए सबसे पहले बच्चों को यह ध्यान रखना है। जैसे की बात करता हूं, तो जैसे भी हम पॉलिटेक्निकल का डिप्लोमा करते हैं, तो ये HSBTE यानी कि हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, क्योंकि ये पॉलिटेक्निकल है, जो टेक्निकल एजुकेशन है, ये HSBT से अप्रूव होनी चाहिए। यानी कि ये हर एक स्टेट की अपने टेक्निकल एजुकेशन उससे अप्रूव होनी चाहिए, तभी इसका फायदा है। ठीक है, अदरवाइज ऐसा नहीं कि हमने पॉलिटेक्निकल कर लिया, किसी ने झूठा वैसे ही कह दिया, वो इन HSBT से अप्रूव नहीं, उसमें हमारा पैसा भी बर्बाद होता, उसमें हमारा टाइम भी बर्बाद होता। तो ये हमारे पॉलिटेक्निकल का। अब हम बात करते हैं कि आगे बच्चे जैसे 10+2 करते हैं, वो आर्ट से करते हैं। आर्ट में काफी सब्जेक्ट होते हैं, काफी सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, ज्योग्राफी, संस्कृत, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, काफी होते हैं। और कॉमर्स में हमारे पास क्या होता है, बिजनेस स्टडी होता है, अकाउंट होता है, इकोनॉमिक्स भी होती है, मैथमेटिक्स भी होता है। और फिर हम बात करते हैं नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल में क्या होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। और कोई बच्चा मेडिकल में करता तो उसमें मैथ की जगह बायो आ जाती है। इसमें क्या होता है कि अगर किसी बच्चे ने 10+2 यानी कि +2 अगर उस बच्चे ने मेडिकल से, सॉरी, नॉन मेडिकल से की है, और वो पॉलिटेक्निकल करना चाहता, फिर उस बच्चे की पॉलिटेक्निकल 3 की बजाय 2 साल की होगी, लेटरल एंट्री में एडमिशन हो जाता। लेकिन उसके लिए कंडीशन एक होती है। क्या कंडीशन होती है कि उसकी +2 नॉन मेडिकल से ही होनी चाहिए। ठीक है, अगर उसकी +2 टेंथ के बाद, अगर उसकी पॉलिटेक्निकल का डिप्लोमा 10th के बाद है, या +2 के बाद सिंपल प्लस टू जिसने आर्ट से किया, तो फिर 3 साल की होगी। अगर उसके पास नॉन मेडिकल है, फिर उसके पास 2 साल की होगी। अब जैसे 10+2 के बाद बच्चे बीटेक करते हैं, उसके लिए कंडीशन होती है कि बच्चे ने नॉन मेडिकल की हुई, यानी कि उसके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके लिए बच्चा क्या होता है, JEE यानी कि ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम देता है। और इसमें ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू बच्चे का IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, या NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है, जिसकी अच्छी प्लेसमेंट है, उससे बच्चा बीटेक कर सकता है। और ये +2 के बाद बीटेक है। नॉन मेडिकल वाले बच्चे की +2 के बाद बीटेक 4 साल की होती है, यानी कि 8 सेमेस्टर की होती है। क्यों? क्योंकि एक सेमेस्टर में, एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, 8 साल की होती है। अगर किसी बच्चे ने पॉलिटेक्निकल कर रखी है और फिर वो बीटेक करता है, तो उसकी बीटेक फिर 3 साल की होगी, यानी कि उसका डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन हो जाता है। चाहे उसके लिए कंडीशन एक होती है, चाहे उसने ये आईटीआई के बाद पॉलिटेक्निकल की है, या डायरेक्ट उसने पॉलिटेक्निकल की। अगर वो पॉलिटेक्निकल से डायरेक्ट बीटेक में जाता, तो उसके लिए 1 साल की छूट हो जाती है, उसका डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन हो जाता, यानी कि उसके लिए 3 साल की बीटेक होती है। और जो जैसे बीटेक होता, बीटेक हम कोई भी कोर्स करते हैं, जैसे बीटेक करते हैं, बीटेक क्या होता है, AICTE से अप्रूव होना चाहिए। AICTE का मतलब होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये टेक्निकल एजुकेशन होते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा। इससे अप्रूव होनी चाहिए। ये अगर इससे अप्रूव नहीं है, फिर आप अगर कई बार क्या होता है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे यहाँ पर हरियाणा में डी क्रिस्ट यूनिवर्सिटी है, दीनबंधु सर छोटू राम
यूनिवर्सिटी मूर्थल सोनीपत में है। तो वहां से क्या था कि वो कॉलेज, पहले कॉलेज था, अब वो यूनिवर्सिटी है। वो क्या था कि वो डिस्टेंस से बीटेक करवा देता था, और वो डिस्टेंस से बीटेक अप्रूव्ड नहीं होती, उसको मान्यता ही नहीं है, तो उसकी डिग्री कैंसिल कर दी, ना तो वो प्रमोशन हो सकती, ना वो किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। इसलिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप जो कोर्स कर रहे हैं वो किससे मान्यता प्राप्त है। ये बीटेक एआईसीटी से अप्रूव्ड होनी चाहिए। इसके बाद हम जैसे हम 10+2 के बाद कोई बच्चा एजुकेशन लाइन में यानी कि टीचर बनना चाहता है, तो वो डीएड कर सकता है। डीएड मतलब डिप्लोमा इन एजुकेशन, और उसको जेवीटी भी बोल देते हैं, यानी कि जूनियर बेसिक ट्रेनिंग होती है, जिसको हिंदी में कनिष्ठ बुनियादी प्रशिक्षण बोलते हैं। उससे क्या होता है कि जेवीटी या डीएड करने के बाद बच्चा पीआरटी लग सकता है। पीआरटी का मतलब होता है प्राइमरी टीचर, यानी कि फर्स्ट क्लास से लेकर के 5th क्लास तक टीचर लग सकता है। और उसके लिए उसको क्या है कि जैसे हर एक स्टेट ने अपना टेट लागू किया हुआ है, अगर वो स्टेट में लगता है तो उसके लिए उसको टेट क्लियर करना पड़ेगा 1st to 5th क्लास का। अगर वो सेंट्रल लेवल पे जाना चाहता है तो उसको सी टेट क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है कि हमारे पास कोई बच्चा फिजिकल एजुकेशन की लाइन में जाना चाहता है तो वो डीपीएड कर सकता है, डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन। फिर इसके बाद +2 के ही बाद के हम जो कोर्सेज की बात करते हैं, +2 के बाद बच्चा डी फार्मेसी कर सकता है। डी फार्मेसी मतलब डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सकता है, या डीएमएलटी डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्निक कर सकता है। और ये क्या होता है, जैसे डिप्लोमा डी फार्मेसी करने के बाद बच्चा अपना स्टोर खोल सकता है। और ये मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, जो जो ये मेडिकल के कोर्स हैं, ठीक है, चाहे वो आपके पास जैसे बी फार्मा, चलो हम उसकी आगे बात करेंगे वो किसी अप्रूव्ड होना चाहिए। इसके बाद अगर बच्चा 10+2 के बाद ला करना चाहता है, +2 के बाद, तो ये +2 के बाद इंटीग्रेटेड ला होती है, जो 5 ईयर की होती है। 5 ईयर का मतलब होता है कि उसकी 3 साल की उसकी ग्रेजुएशन भी हो जाती है, और 5 साल में उसको क्या है, ग्रेजुएशन प्लस ला दोनों की डिग्री मिल जाती है। और जो भी हम ला के कोर्स करते हैं, ला हमारा बीसीआई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद हमारा क्या होता है, एक एनडीए होता है। एनडीए का मीन मतलब होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसको यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग क्या करता है, इसका पेपर लेता है। और ये बहुत ही टफ सब कंपटीशन होता है, इसमें बहुत टफ पेपर होता है। और इसमें क्या होता है कि बच्चे की जो एज लिमिट है वो 16.5 साल से लेकर के 19 साल तक का बच्चा ही इसमें अप्लाई कर सकता है। या तो +2 के बाद अप्लाई कर लो, या अपीयरिंग बेस पे भी कर सकता है, +2 वाला बच्चा भी कर सकता है। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास 3 विंग होती है, एक आर्मी विंग होती है, एक नेवी होती है, एक एयरफोर्स होती है। इन तीनों के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन एयरफोर्स के लिए कंडीशन होती है कि बच्चे के पास नॉन मेडिकल यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए। केवल नॉन मेडिकल वाला बच्चा ही इसमें एयर विंग में जा सकता है। और जैसे जिस बच्चे का एनडीए का एंट्रेंस बहुत टफ होता है, बहुत मुश्किल होता है ये, लेकिन इसमें बच्चे को बिल्कुल अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, उसको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का भी, और ऑलराउंड उसको नॉलेज होना चाहिए। जैसे बच्चा इसको क्लियर कर देता, फिर उसका एसएसबी यानी कि उसका 4-5 दिन इंटरव्यू चलता है। इंटरव्यू में क्या होता है कि इंटरव्यू में उसको ये देखा जाता है कहीं ये किताबी कीड़ा ही नहीं, उसकी एजुकेशन भी देखी जाती है, उसकी मेंटली एबिलिटी, उसकी मानसिक योग्यता भी देखी जाती है, और उसका क्या है, उसकी जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन है, उसकी पावर है, वो सब कुछ, मतलब उसको 4 से 5 दिन तक उसके हर एक चीज का टेस्ट लिया जाता है। उसको बार किसी से उसके बारे में पूछा जाता है, भाई ये किस टाइप से क्या है, 4-5 दिन। उसके बाद बच्चा अगर क्लियर हो जाता तो नेट लगता है यहीं पर। इसके अंदर गवर्नमेंट है वो 3 साल की ग्रेजुएशन करवा देते हैं। फिर हम आते हैं बैचलर डिग्री पे, बीए। जैसे बीए में हमारे पास काफी सब्जेक्ट होते हैं, जो मैंने पहले बताया था, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एड, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स काफी होते हैं। अगर कोई बच्चा कॉमर्स से करता है तो उसकी बीकॉम होती है। अगर कोई बच्चा मेडिक नॉन मेडिकल से है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तो उसकी बीएससी काउंट होती है। इसके बाद हम जो करते हैं, जैसे कोई बच्चा ला करना चाहता हो, वो ग्रेजुएशन के बाद भी ला कर सकता है। लेकिन वो ग्रेजुएशन के बाद ला क्या होती है, ग्रेजुएशन के बाद उसकी ला 3 साल की होती है। अगर वो +2 के बाद करता तो 5 साल की, और अगर ग्रेजुएशन के बाद करेगा तो उसकी 3 साल की ला होती है। और जो इसके बाद जो बच्चा टीचर बनना चाहता है, टीचर बनना जैसे बीएड करेगा, बीएड के लिए कंडीशन होती है कि उसको बैचलर डिग्री होनी चाहिए उसके पास। तो बीएड जैसे हम करते हैं, बीएड की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ एजुकेशन। वो बीएड टीचर लग सकता है। बीएड टीचर का मतलब वो होता है टीजीटी मतलब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो 6 क्लास से लेकर के 10th क्लास तक टीचर लग सकता है। और जो ये बीएड होता है, ये एनसीटीई, नेशनल काउंसिल ऑफ
टीचर एजुकेशन से अप्रूव्ड होनी चाहिए, जिसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद होता है, उससे अप्रूव्ड होना चाहिए, तभी आप मतलब बीएड और बीएड के बाद आप टीचर लग सकते हैं। फिर कोई बच्चा अगर वो पीटीआई लगना चाहता है, जैसे उसको बोलते हैं बीपीएड, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, यानी कि वो पीटीआई टीचर लग सकता है 10th क्लास तक। फिर अगर कोई बच्चा मेडिकल लाइन में जाना चाहता है तो एक नीट का एग्जाम होता है, नीट होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। इसके थ्रू क्या होता है कि आपके अच्छे इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन हो जाता है। बीए के बाद अगर बच्चा मान बी फार्मेसी करता है, बैचलर ऑफ फार्मेसी करना चाहता है, या बीएमएस करना चाहता है, बीएमएस की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, जो 4 साल की होती है। फिर बच्चा मान सपोज करो बीडीएस करना चाहता है, बैचलर ऑफ डेंटल साइंस, ये भी 4 साल की होती है। और फिर अगर बच्चा एमबीबीएस करना चाहता है, एमबीबीएस, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, एमबीबीएस है जो वो मास्टर डिग्री न होकर के बैचलर डिग्री होती है। एमबीबीएस, एमबीबीएस की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, यानी कि ये बैचलर डिग्री होती है और ये 5 साल की होती है, यानी कि वैसे तो इसमें 5.5 साल लग जाते हैं, लेकिन ये 5 साल की होती है। और जब भी आप कोई मेडिकल का कोर्स करना चाहते हो, जैसे आप एमबीबीएस करना चाहते हो, तो ये आपका एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव होना चाहिए, लेकिन आजकल इसका नाम शायद आईएमए, इंडियन मेडिकल एजेंसी इसका नाम टेक दिया। इसके बाद क्या करते हैं हम, जैसे जब हमारी ग्रेजुएशन हो जाती तो हम सिविल सर्विस का एग्जाम दे सकते हैं, जैसे एचसीएस होता है हरियाणा सिविल सर्विस। एचसीएस के लिए क्या कंडीशन होती है कि आपकी एज लिमिट होती है 40, कई स्टेटों में 42 है, किसी में 40 साल तक एज होती है, और आपका कोई ये नहीं होता कि आप मतलब कि कितनी बार इसका टेस्ट दे दो। और एचसीएस में क्या होता है कि आपकी अच्छी अच्छी पोस्ट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डीएसपी होता है, डीएसपी के लिए तो क्या है, एक एज लिमिट होती है, डीएसपी के लिए कम एज होती है, उसमें 28 जनरल की होती है, और 3 साल फिर वो ओबीसी के लिए ऐसा कुछ होता है, मतलब कि। और इसमें क्या होता है, हमारा फिजिकल भी होता है, भाई आपकी हाइट 5 फुट 7 इंच या 6 इंच होनी चाहिए, और इसमें एज कम होती है डीएसपी। इसके बाद वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लग सकता है, जैसे एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट भी लग सकता है, और इसमें अलाइड की होती है, काफी पोस्ट होते हैं, जैसे तहसीलदार लग गया, नायब तहसीलदार लग गया, कानून को बहुत अच्छी होती है। इसमें क्या होता है, परी होता, मेन होता, फिर इंटरव्यू होता, उसी बेस पर बच्चे का सिलेक्शन होता। इसके बाद क्या होता हमारे पास, ग्रेजुएशन के बाद हम सीजीएल की फुल फॉर्म होती है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। हम सीजीएल के थ्रू क्या कर सकते हैं, सीजीएल के थ्रू हमारे पास क्या होता है कि हम टैक्सेशन इंस्पेक्टर लग सकते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर लग सकते हैं, हम स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर लग सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद आप बैंक पीओ का बैंक पीओ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, प्रोबेबली ऑफिसर के लिए, तो ये भी बहुत अच्छी पोस्टें होते हैं। और फिर हमारा ग्रेजुएशन के बाद क्या होता है, हमारे पास एक यूपीएससी का एग्जाम होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको संघ लोक सेवा आयोग बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जैसे आईएएस होता है, आईपीएस होता है, आईईएस होता है, आईएफएस होता है। आईएएस क्या होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, जिसमें डीसी लगते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर होता है। और फिर क्या होता है, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, यानी कि आप एसपी लग सकते हो। आईएएस होता है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस होता है, आईएफएस होता है इंडियन फॉरेन सर्विस। इसके लिए हमारे पास क्या होता है, इसके लिए हमारे पास जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन का मतलब चाहे आपके पास बीए है, चाहे आपके पास बीकॉम है, चाहे आपके पास बीएससी है, चाहे आपके पास एमबीबीएस है, चाहे आपने पॉलिटेक्निकल नहीं, चाहे आपने बीटेक की हुई, मतलब आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और किसी भी स्ट्रीम से की हुई हो आपने, ठीक है। इसके लिए, और इसके लिए कंडीशन ये होता है कि आपने ग्रेजुएशन की होनी चाहिए, और ना परसेंटेज का कोई, चाहे बच्चे के 40% मार्क्स हो, ठीक है। तो इसके लिए मिनिमम ग्रेजुएशन, परसेंटेज की कोई कंडीशन नहीं होती, और मिनिमम एज होती। इसमें क्या होता है हमारे पास, जैसे जनरल कैंडिडेट की हम बात करते हैं, तो उसके लिए मिनिमम एज होती है 21, 21 साल से लेकर के जनरल कैंडिडेट 32 साल तक का इसमें अप्लाई कर सकता है। और इसमें आपके पास चांस होते हैं कि आप जनरल कैंडिडेट 21 से लेकर के 32 तक तो उसकी एज होती है, और वो केवल 6 बार इसका एग्जाम फेस कर सकता है, 6 बार एग्जाम दे सकता है। 6 से ज्यादा चांस उसको नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर उसका क्लियर हो जाता तो अच्छी बात है, अदरवाइज उसके जैसे 6 अटेम्प्ट क्लियर पूरे हो जाते हैं, वो 7वां अटेम्प्ट नहीं दे सकता। और अटेम्प्ट कैसे होते हैं, जब हमने एग्जाम फॉर्म भर दिया, अगर हम एग्जाम देंगे तो हमारा ये चांस काउंट होगा, अगर हमने फॉर्म भर दिया, हमने एग्जाम दिया, तो हमारा चांस काउंट नहीं होगा। और जो ओबीसी कैंडिडेट होता है उसके
21 मिनिमम 21 और मैक्सिमम 35 साल, और ओबीसी कैंडिडेट को 9 चांस मिलते हैं वो। और जो SC ST कैंडिडेट होता है उसके लिए एज लिमिट होती है 21 साल से 37 साल, अप टू एज लिमिट, यानी कि वो 37 साल तक चांस नहीं होते, चाहे वो 10 चांस दे, चाहे 15 दे, चाहे वो कितने भी चांस दे। ठीक है, यूपीएससी का एग्जाम कितने भी चांस दे, उसके लिए चांस की कोई कंडीशन नहीं होती, लेकिन यूपीएससी का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जो हर एक ईयर होता है, इसके फिक्स होता है भाई, ये हर एक साल होता है। चाहे पोस्टें तो कई बार 200 आ जाती, कई बार 300, पोस्टें तो चाहे कितनी हो, लेकिन ये होता आई बार है। लेकिन एचसीएस का कोई जरूरी नहीं कि वो आई साल हो, उसमें टाइम लग जाता है, लेकिन यूपीएससी का क्लियर होता है। इसके बाद हम करते हैं बात, ग्रेजुएशन हमारे ग्रेजुएशन बेस पर थे, फिर हम करते हैं एमए मास्टर डिग्री, जिसको पीजी पोस्ट ग्रेजुएट भी बोल देते हैं। अगर हमने हमारे पास 8 सब्जेक्ट है तो हमारी एमए काउंट होगी, अगर हमारे पास कॉमर्स सब्जेक्ट है तो हमारी एमकॉम काउंट होगी, अगर हमारे पास एमए साइंस के सब्जेक्ट है तो हमारी एमएससी काउंट होगी, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि एमए वाले जो जिस बच्चे के पास मतलब 8 के सब्जेक्ट है वही मतलब कि वो एमएससी नहीं कर सकता। कुछ एक कोर्सेज ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास ज्योग्राफी ग्रेजुएशन में, अगर आप उसमें एमए करते, एमए ज्योग्राफी करती है, तो कोई यूनिवर्सिटी ऐसी होती है वो उसको साइंस की डिग्री दे देती है। जैसे किसी भी बच्चे ने बीए विद मैथ करी है और वो आगे मास्टर डिग्री करना चाहता मैथ में, तो कहीं तो यूनिवर्सिटी जो उसको क्या करती है कि एमए की डिग्री दे देती है, लेकिन कई यूनिवर्सिटी साइंस की डिग्री दे देती है, यानी को एमएससी मैथमेटिक्स की डिग्री दे देती है। और फिर इसके बाद हम एमएड करना चाहते हैं। एमएड के लिए कंडीशन क्या होती है कि बच्चे ने बीएड की हुई है। एमएड पहले तो ये बीएड भी 1 साल की होती थी, एमएड की भी 1 साल, अब एमएड भी 2 साल की और बीएड भी 2 साल की। फिर बच्चा मास्टर डिग्री में जैसे जाता, कोई एलएलएम करना चाहता है, जैसे एलएलबी होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ लॉ, और एलएलएम होती है इसकी मास्टर डिग्री होती है, इसमें लॉ में मास्टर डिग्री, एलएलएम कर सकता है। और फिर कोई बच्चा मान एमटेक कर टेक्नोलॉजी। एमटेक के लिए क्या होता है, हमें गेट का टेस्ट देते हैं, गेट होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। यानी कि अगर हम एमटेक करते हैं तो इससे हमारा क्या होता है, गेट का टेस्ट देने से एक तो हमारा एमटेक में एडमिशन हो जाता है, दूसरा हम अगर पीएचडी करना चाहते हैं तो पीएचडी में भी ये इससे हमारा बेनिफिट होता है, हमारे को कुछ स्कॉलरशिप वगैरह भी मिलती है। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना देना चाहता हूँ, ये कोई जरूरी नहीं कि बीटेक वाला बच्चा ही एमटेक कर सकता है। कि कई ये सोचते हैं कि भाई एमटेक तो केवल बीटेक वाला बच्चा ही कर सकता, नहीं, इसके लिए ऐसा कोई वैसे होती तो बीटेक के बाद ही एमटेक। लेकिन अगर कोई बच्चे, जैसे किसी बच्चे ने मान फॉर एग्जांपल उसने फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स में एमएससी की है, वो भी एमटेक कर सकता कैसे, मान कोई बच्चा, लेकिन उसके लिए कंडीशन होती है एमएससी वाले बच्चे के लिए कि उसके मास्टर डिग्री में 60% मार्क्स होने चाहिए। और वो बच्चा मान एमटेक विद कंप्यूटर साइंस करना चाहता है, या वो बच्चा एमटेक विद मैथमेटिक्स कर सकता है। ये होता है। पास क्या होता है कि अगर कोई बच्चा, जैसे एक होता है जैम, आईआईटी का, आईआईटी फुल फॉर्म होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एग्जाम, एग्जाम का एक एंट्रेंस होता है, और इसको इंटीग्रेटेड ड्यूल डिग्री भी बोल देते हैं। एग्जाम का मतलब होता है ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर एमएससी एंट्रेंस। इसमें क्या होता है कि ये पहले तो 6 सब्जेक्ट में ही होता था, लेकिन अब इसको इसमें 7 सब्जेक्ट कर दिए। एक से जैसे साइंस के सब्जेक्ट होते थे, लेकिन अब इसको इसमें इकोनॉमिक्स भी क्या कर ली, शामिल कर ली, इसमें इकोनॉमिक्स भी मिला लिया। ये जैम होता है, ये ड्यूल डिग्री होती है। ड्यूल डिग्री कैसे, मान किसी बच्चे ने बीएससी करी है, अगर वो जैम का एंट्रेंस दे देता तो वो आईआईटी के थ्रू वो बच्चा क्या ड्यूल डिग्री कर सकता है। ड्यूल डिग्री कैसे, मान वो ये 5 ईयर होती है, जिसमें बच्चे को मास्टर डिग्री प्लस के पीएचडी मिलते हैं 5 साल में। 2 साल में उसकी मास्टर डिग्री हो जाती है और आगे 3 साल में उसको पीएचडी मिल जाती है। मान किसी बच्चे ने बीएससी के बाद जैम का एग्जाम दिया, अगर वो 2 साल ही करता है तो केवल उसको केवल मास्टर डिग्री एमएससी की ही डिग्री मिलेगी। अगर वो 5 साल डिग्री हो जाती है और 3 साल में उसकी पीएचडी, यानी कि जो उसका रिसर्च काम है, उसको पीएचडी की डिग्री मिल जाती है, वो डॉक्टरेट बन जाता है। ये होता है। इसमें पहले 6 सब्जेक्ट थे, अब इसमें सब्जेक्ट 7 हो गए, जिसमें इकोनॉमिक्स भी ले लिया। अब हमारे पास मास्टर डिग्री के बाद हम क्या कर सकते हैं, मास्टर डिग्री के बाद 2 यूपीएससी के एग्जाम ऐसे होते हैं जिसको यूपीएससी कंडक्ट करती है। एक होता आईएसएस, जिसको बोलते हैं सर्विस,
आईएसएस, आईएसएस का मतलब होता है इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस। इस आईएसएस का एग्जाम केवल दो, एक आईएसएस और एक आईईएस, ये दो एग्जाम ऐसे होते हैं जो केवल मास्टर डिग्री के ऊपर के बेस पे होते हैं। बाकी जितने भी यूपीएससी के एग्जाम है सारे ग्रेजुएशन लेवल पे होते हैं। आईएसएस इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस, इसको कौन बच्चा दे सकता है? इसको एक वो बच्चा दे सकता है जिसकी एमएससी स्टैटिस्टिक्स है, और दूसरा बच्चा वो दे सकता है जिसकी एमएससी मैथमेटिक्स है। इसी प्रकार से एक आईई बीटेक वाले बच्चे होते हैं, उसके लिए होता है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, लेकिन वो बीटेक यानी कि बैचलर डिग्री के ऊपर होता है। ये आईईएस, ये मास्टर डिग्री के ऊपर है। इस यहाँ पर आईईएस का मतलब होता है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस। मास्टर डिग्री यानी कि एमए इकोनॉमिक्स की है या एमएससी इकोनॉमिक्स को दे सकता है। और इसमें इन दोनों में क्या होता है, मतलब कि इन दोनों में भाई आप 30 ईयर तक, 30 साल तक वो दे सकते हैं, लेकिन इसमें चांस का कोई वो नहीं था, चाहे आप कितने चांस इसके लिए, चाहे आप जैसे आप किसी मास्टर डिग्री के फाइनल ईयर में तो भी दे सकते हो, या आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट है तो भी आप कितनी बार चांस दे सकते हो आप इसका, यूपीएससी का। ये दो एग्जाम ऐसे होते हैं जो मास्टर डिग्री के ऊपर होते हैं। इसके बाद जो हम इससे आगे चल करके बातें करते हो, टैलेंटेड, टैलेंटेड तो ये भी होते हैं क्योंकि जिसके आगे आई लग गया ना, वो इंडिया की नंबर 1 यानी कि क्लास 1 ऑफिसर की पोस्ट होती है, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईएसएस। ठीक है। और ये आई यूपीएससी का एग्जाम वो बच्चा है टैलेंटेड है, जिसका एम फिक्स है, जिसने अपना एम बनाया हुआ है, जिसमें निष्ठा है, जिसमें पूर्ण विश्वास है, और जिसको सबसे पहले अपने पर पूरा विश्वास है कि हाँ मैं इसको कर सकता हूँ, और जिस बच्चे में धैर्य होता है वही बच्चा यूपीएससी का एग्जाम फेस कर सकता है। क्योंकि देखो यूपीएससी का एग्जाम क्या होता है कि आए साल मोस्ट लगभग 5 लाख के आसपास क्या करते हैं, यूपीएससी का एग्जाम फेस करते हैं, क्लियर नहीं यूपीएससी। और उसमें से हमारे पास पोस्टें कितनी होती है, 3 किलो, आप कितने में वहां पर लाई करते हैं। यहाँ पर क्या होता था कि कई बार मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा, लेकिन अब बात यूपीएससी की चल पड़ी तो मैं यूपीएससी का एग्जाम, और जिसको गॉड गिफ्टेड बोलते हैं, जिस बच्चे का एम है, जिसका इंटरेस्ट है, जिसका मतलब ये हाँ मैंने तो आईएएस ही लगना, मैंने तो आईपीएस ही लगना है, और जिसमें कॉन्फिडेंस है, जिसका अपने ऊपर विश्वास है, और जिसमें धैर्य है, जो सहनशील है, ठीक है, वही बच्चा इसके एग्जाम को फेस कर सकता है। और वैसे टैलेंटेड बच्चे को करना भी चाहिए। मान फॉर एग्जाम्पल, अगर हम नदी के पुल पे खड़े अगर हम नदी के पुल पे खड़े, नीचे से नदी बह रही है, अगर हम जब तक हम उस नदी की में छलांग नहीं लगाते तब तक हमें उस नदी की गहराई का नहीं पता चलता कि वो नदी कितनी गहरी है। इस केस में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस केस में जब हम नदी के पुल पे खड़े हैं और हम गहराई को मापना चाहते हो, हम उसमें छलांग लगा देते हैं, अगर हमें तैरना नहीं आता तो हमारे साथ क्या होगा वो आप सभी जानते हो। डूब भी सकता है, डूब सकता है तो मतलब उसका डेथ भी हो सकता है, क्या होता है, डर भी हो सकता है। लेकिन यूपीएससी का एग्जाम एजुकेशन के फील्ड में एक ऐसा फील्ड है, इसमें आपका कोई ना तो मेंटली लॉस्ट होगा, ना किसी आपका फिजिकली लॉस, भाई आपको कुछ किसी प्रकार का नुकसान होगा। इसमें क्या होता है कि आपको उसकी उस कोर्स की, आपको उस टेस्ट की गहराई का पता चल जाएगा, आपको यह पता चल जाएगा कि इसमें कितना दम है, कितना दम है। वैसे नाम नाम से नहीं, ऐसे तो नाम के तो काफी बढ़ जाते हैं, लेकिन जब काफी क्या होता है कि 1 साल तक तो बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आता यूपीएससी के एग्जाम में है, उसको पैटर्न का पता चलता, वो अपने नोट्स वगैरह इकट्ठे करने में, फिर वो क्या करता, जब उसको 1 साल अब नोट वगैरह इकट्ठा करता, अपने दोस्तों से बातचीत करता किस टाइप से इसको वो करना चाहिए, और वो पिछले काफी सालों के वो क्वेश्चन पेपर इकट्ठा करता है, वीडियो वगैरह देखता, मोटिवेशनल वीडियो देखता है, फिर उसका अपना एम होता, फिर वो उसमें दिन रात लग जाता है। और वो मतलब कि ये यूपीएससी का एग्जाम ऐसा होता है कि आपको अपने अड़ोसी पड़ोसी यार दोस्त सभी को भूल करके आपको एक ही चीज की धूम लगी रहनी चाहिए कि हाँ मैं करूंगा तो यूपीएससी ही करूंगा। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा यूपीएससी का एग्जाम फेस कर लेता है, और मान सको करो, क्योंकि उसको उसकी गहराई का पता चल जाता, उसके उसको सिलेबस का पता चल जाता, उसकी उसके ये पता चल जाता कि इसमें कितना दम है, इसका सिलेबस कितना ब्रॉड है। ठीक है। फिर हम कई बार आपस में बातें करते हैं कि इस बच्चे ने यूपीएससी का एग्जाम किया, ये क्लियर नहीं हुआ, तो इससे हमारे पास क्या क्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने यूपीएससी का एग्जाम फेस करके देख लिया, हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितनी गहराई है। हमारे मन से, हमारे दिमाग से शायद सब बदल जाता है। शायद का मतलब कि शायद मैं भी कर सकता इसको, शायद मैं भी यूपीएससी कर सकता। लेकिन जब आप इसकी में जाओगे, इसको करोगे, तो तब शायद आपकी लाइफ से हट जाएगा, आपको पता चल जाएगा नहीं नहीं आप इसमें इतना
देखा था। तो ये यूपीएससी का होता। इसके बाद हम करते हैं हमारा, जो बच्चे आगे एजुकेशन में और आगे जाना चाहते हैं, जो बच्चे स्कूल लेवल कॉलेज लेवल पे, या कोई बच्चा इस पे क्या नाम है यूनिवर्सिटी लेवल पे असिस्टेंट प्रोफेसर लगना चाहता, जो एजुकेशन में जिसका इंटरेस्ट ही एजुकेशन में है, वो आगे बढ़ना चाहता, तो उसके लिए भी एक वो है, क्या है कि नेट, जिसको एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होती है, वो कंडक्ट करती है। नेट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो ये टेस्ट होता नेट, नेट होता नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता, जिसको राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी बोल देते हैं। इसके लिए नेट क्या होता है, इसके लिए कौन बच्चा नेट दे सकता है, इसके लिए सबसे पहले कंडीशन होती है कि उसके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और मास्टर डिग्री में जनरल कैंडिडेट और ओबीसी कैंडिडेट के पास मास्टर डिग्री में उसके पास 55%, 55% नंबर होना चाहिए। और एपियरिंग बेस वाला बच्चा भी इसको दे सकता है। एपियरिंग इन द सेंस मतलब कि वो बच्चा सेकंड ईयर में हो, यानी कि फाइनल में हो, यानी कि अगर वो बच्चा सेमेस्टर की बात करे तो वो बच्चा थर्ड सेमेस्टर में हो, वो भी इसको दे सकता है। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 55% की कंडीशन होती है, और जो SC ST होता है उसके मास्टर डिग्री में 50%। हमारे पास होता है JRF, जिसको बोलते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप। वो ये क्या होता है JRF, ये जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता है। इसके लिए जो नेट होता है, नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती। आप 50 साल के, 57 साल के, 58 साल के, जब तक आपकी कहते हैं कि रिटायरमेंट का टाइम नहीं हुआ, तब भी, उसके बाद भी आप दे सकते हो, इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं होती। लेकिन एक JRF होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसके लिए एज लिमिट होती है। एज लिमिट क्या होती है, जैसे जनरल कैंडिडेट के लिए 30 साल की एज होती है, और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल की छूट, वो 33 साल तक इसका टेस्ट दे सकता, और SC ST 35 साल तक इसको दे सकता। और ये क्या होता है, ये जैसे हम एग्जाम तो हमारा नेट का ही होता, जिन बच्चों का अच्छा रैंक आ जाता, बढ़िया रैंक आ जाता, जो टॉप 10% या 5% में आ जाते हैं, ये मतलब यूजीसी ने, यूनिवर्सिटी ने, या इन इसने अपना क्राइटेरिया रखा कि हम 3% बच्चों का JRF लेंगे, या 5% बच्चों का। JRF में क्या होता है, हमारे पास गवर्नमेंट हमारे को स्कॉलरशिप देती है। स्कॉलरशिप, ये एज लिमिट मैंने आपको बता दी, जनरल कैंडिडेट के लिए 30 साल, ओबीसी के लिए 33, और SC ST के लिए 35 साल। इसमें क्या क्या होता है कि गवर्नमेंट हमारे को 35,000 रुपए मंथली देती है, 35,000 रुपए मंथली देती है। एक मैं बात करता हूँ CSIR, जो नेट होता है हमारा, वो नेट पहले हमारा 72 यानी कि सब्जेक्टों में होता था, लेकिन अब हमारा नेट 77 यानी कि 77 सब्जेक्टों में नेट होता है। और ये नेट क्या होता है, जैसे नेट के सब्जेक्ट क्या क्या, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एड, और आपके पास ये जो है जितने भी है, लॉ का है, कॉमर्स का, ये सारे नेट में काउंट होते हैं। एक आपके पास होती है CSIR। CSIR का मतलब होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी कि दे सकता है, ये केवल साइंस वाला बच्चा दे सकता है। साइंस वाला जो CSIR है वो 5 सब्जेक्ट में होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और 2 में ही होता है। जो साइंस का सब्जेक्ट होता है उसको CSIR कंडक्ट करती है, और जो आर्ट के सब्जेक्ट होते हैं या कॉमर्स के सब्जेक्ट होते हैं जिनके तो वो उसको नेट करता है। इसमें क्या होता है, जैसे आप बच्चों का JRF लग जाता है, JRF लग जाता है, तो आप कॉलेज में इसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। या जब आपका JRF हो जाता है तो आपको गवर्नमेंट आर्ट का सब्जेक्ट है तो आपको 35,000 रुपए, अगर साइंस का सब्जेक्ट है तो उसमें 40,000 रुपए स्कॉलरशिप देती। और स्कॉलरशिप कब तक देती है, जब आपका एडमिशन हो जाता है, जब आपका एनरोल रजिस्ट्रेशन हो जाता है PhD में, तो आपकी PhD, जब तक आपकी PhD नहीं होती, चाहे वो 4 साल में, चाहे 5 साल में, गवर्नमेंट आपको 35,000 रुपए मंथली देती है, जब तक आपकी PhD नहीं होती। और PhD की फुल फॉर्म क्या होती है, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। ठीक है। और जो आर्ट के सब्जेक्ट होते हैं या PhD की हमारे लिए मिनिमम मिनिमम तो 3 साल से कम साल में PhD नहीं कर सकता। पहले 2.5 साल की कंडीशन होती थी, यानी कि जिसकी एमफिल हो रही है उसके 6 महीने का वर्क कोर्स होता था, वो मतलब कि उसको छूट होती थी। अब मिनिमम 3 साल, यानी कि 3 साल से पहले नहीं कर सकता। और मैक्सिमम आर्ट में 4 लगते हैं। लेकिन साइंस के सब्जेक्ट में क्या होता है कि साइंस के सब्जेक्ट में आपके 6 साल भी लग सकते हैं, 7 भी लग सकते हैं, 8 भी लग सकते हैं साइंस के सब्जेक्ट में। इसके लिए आपको क्या है कि आपको यूनिवर्सिटी के जो VC होती है, वाइस चांसलर, उससे परमिशन लेनी पड़ती है कि आप जिस टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हो वो आपका काम अभी अधूरा, आप उस पर आगे रिसर्च करना चाहते हो, वो आपको इसके लिए टाइम की परमिशन दे देते हैं।
ये हमारा आज का इसके बारे में था। और आज मैं आपको वैसे यही हमने बताना था, लेकिन इसमें मैं आप बच्चों फर्स्ट का ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा है, वो अपने आप को कमजोर मत समझो, अपने आप को छोटा मत समझो। कोई सब्जेक्ट छोटा नहीं होता, कोई सब्जेक्ट बड़ा नहीं होता। आप जिस भी स्ट्रीम में जाओ, उस स्ट्रीम का आपको पहले नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कई बार बच्चे क्या होते हैं कि बच्चे कहते हैं, ये हमारा वैसे टॉपिक यहीं तक मैंने बताना था, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ एक जो बच्चों के लिए जरूरी है वो बताना चाहता हूँ। जैसे बच्चा पॉलिटेक्निकल है, कई बार बच्चा कहते हैं कि मेरे को नॉन मेडिकल यानी कि साइंस साइड तो मैंने लेनी है और आईटीआई में करता नहीं, और मेरा दोस्त भी क्या है, मेरा दोस्त पॉलिटेक्निकल कर रहा है, मैं भी पॉलिटेक्निकल करूंगा, लेकिन उसको बच्चे को उस ट्रेड के उसके बारे में नहीं पता होता। जब बच्चा एडमिशन ले लेता है तो उसको पहले साल यानी कि 2 सेमेस्टर में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़नी पड़ती है, जिससे उसको पहले ही डर था, लेकिन उसको नॉलेज क्या है, क्या होते हैं। तो फिर क्या होता है, बच्चा 1 साल ले लेता है, फिर वो पॉलिटेक्निकल 3 साल की होती है, मैक्सिमम उसको टाइम मिलता है 6 साल। 6 साल में जब उसको वीसी से जो उसको परमिशन लेने उसकी वो कंप्लीट नहीं होती है, उसका टाइम भी बर्बाद होता है, उसका पैसा। इसलिए मैं आपसे भी बच्चों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, सब्जेक्ट कोई छोटा नहीं होता, सब्जेक्ट कोई बड़ा नहीं होता। जिस सब्जेक्ट में आप कर सकते हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उसी लाइन में जाओ आप। जिस लाइन में आप औरों से बेहतर कर सकते हो। मान 35,000 रुपए, ये कोई जरूरी नहीं कि आप सब्जेक्ट है तो आप साइंस का सब्जेक्ट ही बेहतर होता। माना आप हिंदी में जेआरएफ लग गया, 35,000 स्कॉलरशिप ले रहे हैं, हिंदी में है, ठीक है। तो जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, जिसका आपको बगैर आप अगर आपको सोते सोते भी आपसे ये पूछे कि आपका फील्ड क्या है, आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, आपका क्या इंटरेस्ट है, बच्चे को उसी फील्ड में जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक और मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे कई बार बच्चे एमएससी मैथमेटिक्स करते हैं, अगर हम किसी से कहें, बच्चा कहे कि एमएससी मैथमेटिक्स में 24 सब्जेक्ट होते हैं, यानी सब्जेक्ट यानी कि 24 पेपर होते हैं, 24 पेपर होते हैं। अगर जिसको पता है उसको तो पता है, जिसको नॉलेज नहीं वो तो यही सोचेगा कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट तो एक पागल बना रहा, 24 पेपर कैसे होंगे। लेकिन जिस बच्चे को उसको मैथमेटिक्स के बारे में नॉलेज है, मैथमेटिक्स में क्या है, टोपोलॉजी होता है, रियल नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स थ्योरी होता है, मतलब जिसको नॉलेज है तो वही तो बच्चा आगे वो करेगा ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि बच्चे आप किसी के बहकावे में न आकर के, जो आपका टैलेंट है, जो आप में योग्यता है, जो आपकी पावर है, जो आपकी शक्ति है, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, उसी फील्ड में जाओ। आप किसी की मत, अपने यार दोस्त की किसी की ना सुनो, सुनो अपने इंटरेस्ट की, उसी में जाओ आप इससे। और उस कोर्स पहले उस फील्ड में जाओ, और फिर वो किससे, बीसीआई से, एमसीआई से, एनसीटी से, वो किससे मान्यता प्राप्त है उसमें जाओ, ताकि आप बच्चे का टाइम भी बच जाए और आपका पैसा भी बच जाए। और यही आज हमारा आज का टॉपिक था। और अगर कोई क्वेश्चन पुट करना चाहता तो पुट कर सकता सर। जी, समाज मेंबर्स से निवेदन है, कोई भी प्रश्न पूछना हो शिक्षा के बारे में, आदरणीय एसपी जी अपने साथ जुड़े हुए हैं, सीधे पूछ सकते हैं। और इसीलिए वो लड़का शरीफ था, मेरे घर जो मेरी सवास थी, मैंने जो उसमें एक्चुअली कोई तकलीफ नहीं थी, वो इस नंबर का इसकी एक्शन